सभी छात्रों का मैं अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, आपकी बोर्ड की परीक्षाएं बहुत नज़दीक हैं, तो ऐसे में आपको रिवीजन की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि स्कूलों में इस समय सिलेबस पूरा हो चुका है। इसलिए हम आज के इस वीडियो में जो 2022 के बोर्ड के पेपर मैथ के हुए हाई स्कूल के, उसको सोल्व करेंगे बच्चों। और बाकी के पेपर भी मैं अपने इसी चैनल पर लेकर आऊँगा, तो आपको कहीं और नहीं जाना, सिर्फ इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। बाकी यहाँ पे सारा कंटेंट आपको मिलने वाला है। तो मेरा नाम है प्रमोद, आप देख रहे हैं मेरा चैनल प्रमुख टीचर। तो चलिए बच्चों, बोर्ड का पेपर सोल्व करते हैं। ये मेरे पास PDF में यहाँ पे पेपर है। तो इसमें देखिए 2022 में गणित में जो सवाल आए हैं वो किस प्रकार से हैं, उनको सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 1। ये बच्चों एक एक नंबर वाले सवाल हैं। ये कह रहा है कि किसी श्रेणी का nवां पद दे रखा है, तो इस श्रेणी का 10वां पद होगा। nवां पद हमें दिया हुआ है, यहाँ लिख लेते हैं हम। श्रेणी का nवां पद, ये हमें बच्चों दे रखा है 2n+1। तो हमसे पूछा गया है कि इस श्रेणी का 10वां पद क्या होगा। 4 ऑप्शन इसने दे रखे हैं, तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। अब यहाँ पे बच्चों nवां पद दे रखा है, हमें निकलवाया 10वां पद, तो n की जगह क्या कर देंगे, 10 रख देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे श्रेणी का 10वां पद। तो n की जगह हम क्या करेंगे, 10 पुट कर देंगे, यानी कि 2 गुणा 10 + 1, तो ये हो जाएगा बच्चों 20 + 1, तो इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा 21। यानी कि इस श्रेणी का जो 10वां पद होगा बच्चों वो होगा 21। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है देखिए। इसने आप सवाल दिया है sin 25 डिग्री cos 65 डिग्री प्लस यहाँ पे दिया हमें cos 25 डिग्री और sin 65 डिग्री। हमसे कह रहा है कि इसका मान बताइए। तो इसका मान बच्चों, एक क्वेश्चन इस प्रकार का आता है, हमने सर्वसमीकाएं, त्रिकोणमिति ये सारी पढ़ी हुई है। तो इसमें आपने एक सर्वसमीका बच्चों पढ़ी होगी, sin स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये सर्वसमीका सभी छात्रों ने पढ़ी होगी, बहुत ही कॉमन सी सर्वसमीका है। तो इसका प्रयोग हमें ऐसे सवालों में करना है। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि 65 और 25, इसको अगर जोड़ेंगे तो 90 आएगा। यानी कि अगर ऐसे क्वेश्चन जिसमें जोड़ने के बाद 90 आए या 180 आए या कुछ और आए, मतलब जिनमें साइन स्क्वायर बनने की पॉसिबिलिटी हो, साइन स्क्वायर थीटा, और इधर कोस बनने की पॉसिबिलिटी हो, तो वहाँ पे इस सर्वसमीका का प्रयोग करते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे बच्चों, किसी भी एक एंगल को यहाँ पे तोड़ेंगे, ब्रेक करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे साइन 25 डिग्री को ऐसे रहने दिया, कोस वाले को हम ब्रेक करते हैं, तो ये हो जाएगा कोस 90 - 25, यानी कि 90 में से 25 अगर हम माइनस करेंगे तो 65 आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लस अगले वाले को देखो, कोस 25, क्योंकि हमने यहाँ पे 65 तोड़ा है, इसलिए यहाँ पे भी हम 65 को ब्रेक करेंगे। ये हो जाएगा साइन 90 डिग्री माइनस, सॉरी 65 नहीं आएगा, ये आएगा 25 डिग्री। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। अब एक और सर्वसमीका हमने पढ़ी है बच्चों, नहीं पढ़ी है तो याद कर लेना इसको। साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू बच्चों होता है कोस थीटा, और कोस 90 माइनस थीटा
इज इक्वल टू होता है बच्चों साइन थीटा। तो ये भी हमें इसमें प्रयोग करेंगे, ये भी याद करनी है। अब देखिए ये हो जाएगा साइन 25 डिग्री, अब कोस 90 माइनस थीटा, यहाँ पे हमें पता साइन थीटा होता है, तो ये हो जाएगा बच्चों साइन 25 डिग्री प्लस कोस 25 डिग्री, हमारे पास यहाँ पहले से ही है साइन 90 माइनस थीटा, ये हो जाएगा बच्चों कोस 25 डिग्री। अब यहाँ पे हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगा साइन स्क्वायर 25 भाई साइन साइन की मल्टीप्लाई होगी साइन स्क्वायर हो जाएगा, प्लस कोज की मल्टीप्लाई होगी तो कोज स्क्वायर 25 डिग्री। अब ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोज स्क्वायर थीटा, ये सब समीकरण मैंने लिखी हुई है यहाँ पे, यानी कि ये हो गया बच्चों 1। यहाँ पे 25 डिग्री से कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये दोनों एंगल एक जैसे हैं, इसलिए यहाँ पे 1 ही आएगा, समझे। तो अब अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। एक गोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है, उसका वक्र पृष्ठ होगा। यहाँ पे हमें दे रखा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। गोले का व्यास हमें दिया हुआ है, व्यास हमें पता है क्या होता है 2r, और ये हमें दिया हुआ 14 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, इसकी त्रिज्या निकाल लेंगे। गोले की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, r, त्रिज्या जो होती है बच्चों व्यास की आधी होती है, तो ये 2r है, तो ये हो जाएगा r, यानी कि इधर भी हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों 7 सेंटीमीटर। अब हमारे पास त्रिज्या आ चुकी है, अब हमें निकालना है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ। पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठ एक ही बात है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और ये होता है बच्चों 4 पाई आर स्क्वायर। ये सबको याद करना है, आर का मान हमें यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 4 पाई का मान होता है 22/7, आर स्क्वायर यानी कि 7 गुणा 7, एक साथ से एक साथ कैंसिल हो जाएगा, 22 चौके 88 गुणा 7, और ये यहाँ पे सेंटीमीटर है, तो बच्चों यहाँ पे सेंटीमीटर की पावर 2। क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर लगता है, यूनिट जो भी है उसका स्क्वायर लग जाएगा जब क्षेत्रफल हम लिखते हैं, तो बिना यूनिट के आपको नहीं लिखना है। कई छात्र बिना यूनिट के लिख देते हैं, मैंने देखा है। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 7 8 56 का 6, यहाँ से लगे 5 56 और 5 61 सेंटीमीटर स्क्वायर। मल्टीप्लाई चेक कर लेना, 7 8 56 का 6, यहाँ से लगे 5 7 8 56 और 5 61, तो बच्चों ये आ गया 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, इसका अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। आप इसको साथ ही साथ नोट भी करते रहें क्योंकि मैं इसको मिटा दूंगा बाद में। तो क्वेश्चन नंबर 4 अब करेंगे हम, बहुत ही आराम के साथ, पूरा आपको समझ में आएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है, नोट करते रहिए मेरे साथ। क्वेश्चन 4 है, त्रिभुज ABC में हमें दिया हुआ है बच्चों AB 6 वर्गमूल 3 सेंटीमीटर, AC का मान दिया हुआ 12 सेंटीमीटर, और BC इसका मान दिया हुआ 6 सेंटीमीटर। ये कह रहा है कि कोण B कितना होगा, ये बताओ। इस प्रकार के जब सवाल आते हैं तो इसमें मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ये रहती है बच्चों कि कोण 90 डिग्री होगा, लेकिन अगर ऐसा नहीं भी है तब भी आपको चेक करना है कि सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि बड़ी भुजा जो है सबसे, उसका वर्ग और बाकी दोनों भुजाओं का वर्ग जोड़ करके देखो, हो सकता है बराबर आ जाए। तो देखो यहाँ पे AC स्क्वायर अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर यानी कि 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना।
144 हो गया, सेंटीमीटर मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें क्या करना है, अब जो बाकी दो भुजाएं बची ए बी और बी सी, इनका वर्ग करके देख लो। ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर, अब ए बी जितना है 6 वर्गमूल 3, इसका स्क्वायर कर लो, प्लस बी सी है 6 सेंटीमीटर तो 6 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 6 गुणा 6 गुणा इसका वर्ग करेंगे तो वर्ग हट जाएगा, ये हो जाएगा 3 प्लस 6 गुणा 6, 6 गुणा 6 बाहर आ गया, ये हो जाएगा 3 प्लस 1 36 गुणा 4, तो ये हो जाएगा 4 छंग 24 का 4, हाँ से लगे 2, 4 तिया 12 और 1 14, 12 और 2 14। तो इनका वर्ग हमने करा 144, ए सी का वर्ग करा 144, यानी कि हमें ये पता लग गया कि ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, या चूंकि का निशान लगा सकते हो। अब ये जो स्टेटमेंट है ये सबको भली भांति याद होगा। ये स्टेटमेंट बच्चों पाइथागोरस प्रमेय का है, और पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज में लगती है, इसलिए कोण बी का जो मान होगा वो बच्चों 90 डिग्री हो जाएगा। कोण बी का मान 90 डिग्री। तो इसको पोज करके आप नोट कर लें। कर लिया नोट? चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ, फिर अगले सवाल करेंगे। आराम से रिवीजन करते रहिए, बहुत ही बढ़िया समय ये पढ़ाई का चल रहा है बच्चों। कोई भी दिक्कत है तो ये चैनल आप ही का है, इसको मिल के आगे बढ़ाना है। कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे नीचे कमेंट करिए, मैं आपको वीडियो बनाऊंगा और यूट्यूब चैनल पे अपलोड करूंगा उसको। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में दिया हुआ, एक पासे को एक बार फेंका जाता विषम संख्या ऊपर आने की प्रायिकता होगी। पासे को जब फेंकते हैं तो पासे पर जो अंक होते हैं वो कितने होते हैं, पहले तो ये देखो भाई, 1 नंबर होता है, 2 3 4 5 और 6। पासे के ऊपर 6 अंक लिखे रहते हैं बच्चों, ये 1 2 3 4 5 6। अब हमसे कह रहा है कि विषम संख्या ऊपर आएगी, इसकी क्या प्रायिकता है ये बताओ भाई। तो विषम संख्या हमें पता है, एक ये विषम संख्या है, 2 और एक ये 3। बच्चों विषम संख्या है 1 2 3, तो यहाँ लिखोगे विषम संख्या आने के अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम बच्चों हुए 3। टोटल कितने परिणाम है, 1 2 3 4 5 6। भाई पासा फेंकेंगे जरूरी थोड़ी ही विषम संख्या ऊपर आएगी, 1 3 5 ही थोड़ी ऊपर आएगा, हो सकता है 2 ऊपर आ जाए, 4 ऊपर आ जाए, है ना, या 6 भी ऊपर आ सकता है। तो ये सम संख्याएं हैं। तो कुल संभव परिणाम जो है वो यहाँ पर लिखोगे, कुल संभव परिणाम। कुल संभव परिणाम कितने हैं बच्चों, यहाँ पे 6 हैं। अब हमें पता है प्रायिकता क्या हो जाएगी, विषम संख्या ऊपर आने की प्रायिकता है, लिख दो विषम संख्या आने की प्रायिकता। प्रायिकता का फॉर्मूला हमें पता होता है, घटना के अनुकूल परिणाम
बटे कुल संभव परिणाम। अब बच्चों हमें अनुकूल परिणाम पता है। अनुकूल परिणाम कितने हैं? 3। कुल संभव परिणाम कितने? 6। कैंसिल कर दो तो प्रायिकता क्या आ गई? 1/2। बड़ा इजी क्वेश्चन है। अगर वो कहे सम संख्या आने की प्रायिकता, तब भी बच्चों सेम है बिल्कुल। सम संख्याएं 3 है इसमें, तो यहाँ 3, यहाँ 6, तब भी प्रायिकता 1/2 होगी। हो सकता है वो अगली बार क्वेश्चन घुमा दे। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि परिमेय संख्या लिखी हुई है 129 बटे 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 7 गुणा 7 की पावर 5। इसका दशमलव प्रसार शांत होगा, शांत या अशांत आवर्ती। कैसा होगा ये बताना है। तो इसमें आपको कोई चेक वेक करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा पता है कि जब भी कोई संख्या का जो हर है, ये अंश ये हर, तो जो हर होता है बच्चों, अगर वो यदि हर 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप का होता है, तब संख्या शांत होती है, अन्यथा वह अशांत आवर्ती होती है। ये आपको याद रखना है कि यदि हर, उसका जो हर है वो 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप का है केवल, तब तो संख्या शांत होगी। लेकिन यदि उसके अलावा इसमें कुछ और भी है तो वह अशांत आवर्ती होगी। तो यहाँ पे अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे 2 और 5 के अलावा 7 भी है, तो बच्चों संख्या कैसी होगी? अशांत आवर्ती। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा? अतः यह संख्या अशांत आवर्ती होगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग दे रखा है। तो लिख लेते हैं यहाँ पे शून्यकों के योग को हम लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर हमें दे रखा है 0 तथा शून्यकों का गुणनफल इसको लिखते हैं बच्चों अल्फा बीटा से, और ये हमें दे रखा है यहाँ पे वर्गमूल 5। 1 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बहुपद पूछा कि बताओ बहुपद क्या होगा, द्विघात बहुपद बताओ। तो यहाँ देखेंगे द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा। ये फॉर्मूला है बच्चों, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा, ये होता है द्विघात बहुपद। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। अब ये हमें पता है अल्फा प्लस बीटा का मान, यहाँ से अल्फा बीटा यहाँ से पता है, रख दो।
एक्स स्क्वायर माइनस 0 इंटू एक्स प्लस वर्गमूल 5, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वर्गमूल 5। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। ये कह रहा द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। द्विघात समीकरण दिया हुआ बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। अब मूलों की प्रकृति हमें पता कैसे निकालते हैं। पहले हमें ABC का मान निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमें बच्चों इसमें विविक्त कर निकालना होगा। विविक्त कर D जो कि होता है B स्क्वायर माइनस 4AC। उसके लिए हमें ABC का मान चाहिए होगा। तो हम दिए गए, यहाँ लिखेंगे, दिए गए द्विघात समीकरण की मानक द्विघात समीकरण से तुलना करने पर मानक द्विघात समीकरण होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये मानक द्विघात समीकरण है। कभी कभी वो ये ना दे करके ये दे देता कि भाई मानक द्विघात समीकरण लिखिए, तो उस कंडीशन में आपको सिर्फ ये लिखना है 1 नंबर में। अब इसकी तुलना इससे करेंगे तो यहाँ पे साफ साफ हमें दिखाई दे रहा है बच्चों, a बराबर है 1, भाई यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ भी एक्स स्क्वायर, यहाँ पे a है, यहाँ पे आप मान सकते हो कि यहाँ पे 1 की मल्टीप्लाई है। भाई अगर कुछ नहीं है तो 1 की मल्टीप्लाई तो हर जगह रहती है, तो 1 से हमने मान लिया a का मान कितना हो गया 1। b है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस, तो माइनस जो है चिन्ह सहित लेते हैं बच्चों, तो b का मान क्या आ जाएगा -4। इसके बाद देखो प्लस c है, यहाँ पे प्लस 4 है, तो c का मान क्या आ गया 4। कोई दिक्कत नहीं है, ABC के मान आ गए। अब हम निकालेंगे विविक्त कर। D इज इक्वल टू होता है B स्क्वायर माइनस 4AC। B की जगह कितना बच्चों -4, इसका स्क्वायर -4 गुणा A का मान है 1 और गुणा C का मान है 4, तो ये हो जाएगा 16 माइनस 4 चौके 16 यानी कि 0। D का मान आ गया 0, और D का मान जब 0 आएगा तो मूल होंगे बराबर और वास्तविक। सीधा सीधा लिखोगे यहाँ पे, अतः समीकरण के बराबर व वास्तविक मूल होंगे। ठीक है बच्चों, तो इसके बराबर और वास्तविक मूल होंगे, तो इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद मैं इसको मिटाता हूँ, फिर हम आगे चलेंगे। कर लिया नोट? चलिए, वेरी गुड। पॉज करके वीडियो नोट कर लीजिए। आपको प्रैक्टिस करने का तरीका सीधा सीधा मैं क्लास में बताता हूँ। लिख करके करिए जो भी करना है आपको। ये वो समय है जब आपको लिख करके देखना है, लिख करके करना है। ये नहीं कि सीधा सिर्फ देख लिया वीडियो, वीडियो देखने से काम नहीं चलने वाला। वीडियो देखिए और फिर उसके बाद पेपर खुद सोल्व करिए, तब आपको ये क्लियर हो जाएगा बिल्कुल, किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं होगी। और दिक्कत होगी तो मैं यहाँ पे बैठा हूँ आपके लिए। चलिए, 8 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं।
एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? तो बच्चों वृत्त, ये देखिए एक वृत्त मैंने बना दिया छोटा सा। अब ये कह रहा है इसकी कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो हमें पता है एक बिंदु से एक रेखा खींची जा सकती है, एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। सॉरी मैं गलत बोल गया। एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं और दो बिंदुओं से एक रेखा खींची जा सकती है, ये सबको पता होता है। लेकिन स्पर्श रेखा के केस में ऐसा नहीं है बच्चों। एक बिंदु, अगर हम ये मानते हैं कि वृत्त जो है, ये लाइन जो बनती है अनंत बिंदुओं से मिलकर बनी होती है, तो इस पे एक रेखा पे, एक बिंदु पे एक ही रेखा खींची जा सकती है। ठीक है बच्चों। तो चूंकि वृत्त पे अनंत बिंदु स्थित है, इसलिए वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? भाई जब स्पर्श बिंदुओं की संख्या अनंत है, यहाँ पे जो स्पर्श रेखा खींचोगे ऐसे, तो ये रेखा जहाँ वृत्त को टच करती है उसको बोलते हैं स्पर्श बिंदु। अब ऐसे स्पर्श बिंदु यानी कि ये जो वृत्त की परिधि है ये अनंत बिंदुओं से मिलकर बनी है बच्चों। तो सीधा सीधा इसका आंसर होता है कि इनफाइनाइट, अनंत रेखाएं हो सकती हैं। तो इसका उत्तर क्या होगा? अनंत रेखाएं। ठीक है, अनंत रेखाएं हो सकती हैं इसकी। क्वेश्चन नंबर 10, एक निश्चित घटना की कितनी प्रायिकता होती है? बड़ा इजी क्वेश्चन है। निश्चित घटना यानी कि जो संभव घटना है, जिसको श्योर इवेंट होता है बिल्कुल कि भाई होना ही है वो। जैसे सूरज पूरब से निकलेगा तो हमें पता कि भाई आज भी पूरब से निकला, कल को भी निकलेगा, परसों भी निकलेगा, है ना, छिपेगा पश्चिम में। तो ऐसे इवेंट श्योर इवेंट होते हैं बच्चों। और श्योर इवेंट की यानी कि निश्चित जो घटना होती है उसकी प्रायिकता होती है 1। तो यहाँ पे हो जाएगा 1, इसकी प्रायिकता हो जाएगी 1। ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 11 जो है, बड़ा ही अच्छा सवाल है ये, और बार बार ये एग्जाम में पूछा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो संख्याएं निकाल लेंगे भाई। दो संख्याएं हैं तो यहाँ लिखेंगे माना प्रथम संख्या x, तो इसी प्रकार द्वितीय संख्या कितनी हो जाएगी? y। ठीक है। अब दो संख्याओं का अंतर दे रखा 26। सपोज करिए ये दोनों संख्याएं हैं, इनका अंतर दे रखा है, यानी कि फर्स्ट कंडीशन जो दे रखी है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ फर्स्ट कंडीशन कि उनका अंतर जो है 26 है। तो यानी x माइनस वाई बराबर 26। इक्वेशन नंबर 1। सेकंड कंडीशन दे रखी है एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। सेकंड कंडीशन देखो यहाँ पे, एक संख्या मान लीजिए ये संख्या है, ये दूसरी की 3 गुनी है, तो ये हो जाएगा x बराबर 3y। पहली कंडीशन में दिया इसने कि दोनों संख्याओं का अंतर 26 है। दूसरी संख्या में दे रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो ये संख्या इस दूसरी संख्या y की 3 गुनी है। 3 से मल्टीप्लाई करती 3 गुनी के लिए। समीकरण नंबर 2, ये समीकरण नंबर 1। अब सीधा सीधा देखिए यहाँ से प्रतिस्थापन विधि लगा देंगे हम। कोई सी विधि हालांकि आप लगा सकते हो, लेकिन सिंपल जो पड़ेगी वो प्रतिस्थापन विधि पड़ेगी। x का मान 3y है, यहाँ पे 3y रख दो बच्चों। तो यहाँ पे लिखोगे आप समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर बिल्कुल रखेंगे हम। यहाँ से x का मान कितना, 3y यहाँ पे रख दो। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3y माइनस y बराबर 26। ठीक है, कोई परेशानी तो नहीं किसी को? भाई x का मान यहाँ पे 3y है, यहाँ पे हमने रख दिया x का मान, तो यहाँ होगा 3y माइनस y बराबर 26। वेरी गुड। 3 में से 1y निकल गया तो बचेगा 2y बराबर 26।
तो y बराबर हो गया बच्चों 26/2, 2 से कट जाएगा 13 बार, तो y का मान आ गया 13। अब हमें x का मान भी निकालना है इसी प्रकार से, तो y का मान समीकरण 2 में रख दो। यहाँ लिखो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, जब समीकरण 2 में रखोगे भाई तो x बराबर क्या हो जाएगा 3y, यानी कि 3 गुणा 13, तो ये हो जाएगा 39। तो x का मान क्या आ गया बच्चों 39। ठीक है, तो संख्याएं क्या आ जाएंगी, यहाँ लिख देता हूँ मैं। अतः संख्याएं तेरह व 39 हैं। ठीक है, अब इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हो, यहाँ से आपका आंसर आ गया। अब आपको देखना है कि भाई सही आया या गलत आया, हो सकता है ये सवाल ना आए कोई दूसरा आ जाए। तो देखो कंडीशन देख लो, यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन दे रखी है x माइनस वाई, भाई x का मान है 39, में से 13 घटाओगे 26 बचेगा, करेक्ट है। दूसरी कंडीशन चेक करना चाहो अगर x बराबर 3y, y का मान है 13, तो 3 गुणा 13 यानी कि 39, बिल्कुल करेक्ट है। तो ऐसे आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो। अब देखिए ये पेपर में से मैं देखता हूँ सवाल नंबर 12वां। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाए तो हो सकता है मैं इसका दूसरा पार्ट बनाऊंगा, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। यहाँ पे बच्चों दे रखा है कोस थीटा बराबर हमको दे रखा है 4/5। तो हमसे कह रहा है, तो ये कह रहा है कोट थीटा प्लस कोसेक थीटा, और इसका लगा रखा है इसने स्क्वायर। कह रहा है कि इसका मान ज्ञात करो, बिल्कुल करेंगे। देखो हमें कोस थीटा का वैल्यू दे रखी है, कोस थीटा यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। कोस थीटा पर बच्चों होता है आधार बटे कर्ण। किसी को नहीं याद है तो ये सिंपल फॉर्मूला आपको याद रखना है। LAL बटे KKA। L का मतलब बच्चों शॉर्ट फॉर्म है, ये लंब, ये आधार, और ये लंब, कर्ण, कर्ण, आधार। अब इधर से चलते हैं, यहाँ से साइन से स्टार्ट होता है, साइन कोस टेन, फिर टेन का उल्टा कोट सेक, और यहाँ पे कोसेक। ऐसे चलोगे इस तरीके से, साइन कोस से, साइन कोस टेन, और फिर ऐसे आओगे वापस। ठीक है, यानी कि साइन थीटा की वैल्यू लंब बटे कर्ण, कोस थीटा की वैल्यू आधार बटे कर्ण, टेन थीटा की वैल्यू लंब बटे आधार। ठीक है, अब इसका उल्टा करते आओ, यहाँ पे कोट था तो कोट का उल्टा टेन, आधार बटे लंब, कोस का उल्टा सेक, कर्ण बटे आधार, और यहाँ पे कोसेक, कर्ण बटे लंब। तो अब यहाँ से देखो कोस थीटा की वैल्यू कौन सी है, ये वाली, आधार बटे कर्ण, ये हमें पता है, ये आधार है, और नीचे आएगा कर्ण। वेरी गुड, इतना आपने लिख दिया। अब हमें पता है कि ये रेशियो किस में लगते हैं बच्चों, समकोण त्रिभुज में। ये समकोण त्रिभुज हमने बना दिया, और आड़ा तिरछा हो सकता है, देख लेना, ABC। अब ABC है, इसका कोण ये 90 डिग्री है B। यहाँ पर देखो आधार, ये आधार है इसका जिस पर टिका हुआ है त्रिभुज, वो आधार 4 है, कर्ण कितना है 5, कर्ण होती है सबसे लंबी भुजा। ठीक है, और आधार होता है वो जिस पे त्रिभुज टिका हुआ है। ठीक है, अब हमें पता है समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगती है बच्चों, पाइथागोरस प्रमेय। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से
ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। इस एंगल की बात करें अगर, तब ये एंगल मान लो थीटा है, तब इस एंगल के लिए जो इस एंगल जिसके ऊपर बना है वो तो आधार, इसके सामने वाला लंब और सबसे बड़ी भुजा कर्ण, ठीक है। ये एंगल थीटा के लिए। तो पाइथागोरस में समकोण त्रिभुज लगती है, इसमें पता आधार और लंब का स्क्वायर किसके बराबर होता है? कर्ण के। कर्ण हमें दे रखा 5। इस त्रिभुज में अगर हम लिखे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, AC स्क्वायर बराबर आधार कितना? AB और लंब कितना है? BC स्क्वायर। AC का मान हमें दे रखा है बच्चों 5, AB का मान हमें दे रखा है 4, BC की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 4 चौके 16 प्लस BC स्क्वायर। अब ये जब इधर आएगा पक्षांतर करेंगे तो इधर आके माइनस हो जाएगा, ये BC है, इधर हमें BC की वैल्यू निकालनी है तो इसको इधर लाना पड़ेगा, ले आओ। तो ये हो जाएगा BC स्क्वायर बराबर, इसको इधर लाओगे तो 25 माइनस 16, 25 में से 16 घटाओगे तो बचेगा 9, और जब वर्गमूल लोगे तो BC बराबर वर्गमूल 9, यानी कि ये आ गया इसका वर्गमूल 3। तो हमें पता लग गया कि BC बच्चों कितना है? 3 है। अब तीनों भुजाओं के मान पता लग गए। अब 6 के 6 रेशियो यहाँ से आप निकाल सकते हो, ठीक है। 6 के 6 रेशियो यहाँ से निकाले जा सकते हैं। कैसे निकालोगे? हमें निकालना है क्या? कोट थीटा। कोट थीटा का मान यहाँ लिख रहा हूँ मैं। देखो, टेन का उल्टा कोट होता है साइन कोस टेन, टेन का यानी कि आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। आधार कितना है? 4, लंब कितना है? 3। इसी प्रकार कोसेक थीटा का मान निकालेंगे। कोसेक थीटा होता है बच्चों, ये आ जाओ, शुरू का साइन है, लंब बटे कर्ण, तो फिर क्या हो जाएगा? एक कर्ण बटे लंब, यहाँ लिख दो। भाई आपको बोर्ड परीक्षा में इतने आराम से काम नहीं करना है, ये तो मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ पूरा। वहाँ पे तो आप क्विक, बहुत क्विक, ये कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है वहाँ पे। अगर आपको ये सब आता है तो आप बहुत जल्दी से कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को आप पूरा देखिए, पूरे डिटेल में मैं समझाने वाला हूँ यहाँ पे, और उसके बाद आप बहुत फास्ट कैलकुलेशन कर पाओगे बोर्ड के एग्ज़ाम में। तो ये हो गया कर्ण बटे लंब। कर्ण कितना है? 5, लंब कितना है? 3, तो 5/3। अब ये जो रेशियो इसका मान निकालना, निकाल लीजिए इसका मान। देखो यहाँ पे हो जाएगा कोट थीटा प्लस कोसेक थीटा का स्क्वायर, इसके मान रख दो। कोट थीटा का मान है 4/3 और ये है 5/3, इसका स्क्वायर लगेगा, ठीक है। अभी आगे कर दे रहा हूँ मैं। इसका एलसीएम आ जाएगा 3, तो 4 + 5 हो जाएगा ये, ठीक है बच्चों। इसका स्क्वायर तो ये हो जाएगा 9/3 का स्क्वायर, और यहाँ पे देखो 3 से कट जाएगा, 3 तिये 9, यानी कि यहाँ पे बचेगा 3 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 9। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 9। तो बच्चों इस वीडियो में आज इतना ही रहने दे रहे हैं। अगले वीडियो में मैं 12 से अगले सवाल कराऊंगा, और अगले वीडियो का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सपोर्ट करिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए। धन्यवाद।